संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। हम जो पिछले 2 टॉपिक हमने पढ़े थे, बहुलवाद और उसकी विशेषताएं और इसके बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब आज हम इस लेक्चर में बहुलवाद की आलोचना देखेंगे। चूँकि सोशल साइंस में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जब सिद्धांत दिया जाता है या कोई भी विचार दिया जाता है तो उसकी आलोचना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और परीक्षा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया है, तो इसको आप उसी नज़रिए से, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप उसी नज़रिए से देखें। पहला पॉइंट है, बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि एक ले जाया जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि समाज को विघटन और शांति व्यवस्था के स्थान पर विविध समुदायों द्वारा अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देखेंगे कि अगर सभी समुदाय अगर सबको समान स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका तार्किक निष्कर्ष अराजकता होगा, क्योंकि वो आपस में अपनी सुप्रीमेसी के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा पॉइंट है, बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। इसका अर्थ है कि समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है और इसके कारण से हम देखते हैं कि ये जो इसकी जो धारणाएं हैं ये सही नहीं है। तीसरी बात है, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं। राज्य जैसी संस्था जो है वो अपने जो राज्य जैसी संस्था है वो अपने कुछ विशेष उसका एक स्तर है और उसके उसी कारण से, क्योंकि वो चूँकि विशेष कार्य कर रही है तो इसलिए उसका जो स्थान है वो दूसरे समुदायों के भिन्न है और विशेष है। नेक्स्ट है, बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है। कोकर के अनुसार बोधा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन, इनमें से किसी आज लेखक का ये दावा नहीं था कि प्रभु सत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना और उसकी अवहेलना करना अथवा विरोध करना अवश्य में अनैतिक, तर्कहीन और असामाजिक तथा अव्यवहारिक है। डॉक्टर आशीर्वादम भी लिखते हैं कि बहुलवादी जिस अद्वैत शत्रु पर प्रहार करते हैं वह बहुत सीमा तक एक कल्पनात्मक जीव ही है। नेक्स्ट है, बहुलवाद अंतर्विरोधों से भरा है। बहुलवादी संप्रभुता को सामने के द्वार से बाहर निकालकर पीछे की द्वार से वापस अंदर ले आते हैं और वो पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि किस समुदाय को कितना ताकत या कितना अहमियत दी जाए। नेक्स्ट है, बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। यूमन के अनुसार आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं साधारणतः ये भूल जाते हैं कि पड़ोसियों के अत्याचार से अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकता। समुदाय जितना छोटा होता है आपके और मेरे जीवन पर उसका उतना ही कठोर नियंत्रण होता है। इलियट जब लिखते हैं कि बहुलवादी समाज में राज्य रूपी दानव का स्थान समुदाय रूपी दानव ले लेंगे, तो इसका ये कहने का मतलब है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब आप समुदाय के अंदर संप्रभुता दे देंगे या संप्रभुता को निकाल के समुदायों को बहुत एक महत्वपूर्ण स्थिति दे देंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी की उतनी ही रक्षा कर पाएंगे। हो सकता है कि वो कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता है। मैरी फॉलेट ने ये कहा है कि राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक अनेक समुदाय मनुष्य को पूर्णता में सम्मिलित नहीं कर सकता और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कुछ बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। यानी कि राज्य अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है। बहुलवादी देशभक्ति का विरोधी है। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरी निष्ठा राज्य के प्रति या उसकी प्रभुसत्ता के प्रति नहीं है और अन्य समुदायों के प्रति अगर निष्ठा है, तो निश्चित रूप से अगर कोई संकट का समय आता है तो शायद फिर राज्य मेरी भी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि समुदाय अपने बारे में ही विचार करता रहेगा। बहुलवाद का महत्व अगर हम देखें तो गैटल लिखते हैं कि बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के खिलाफ एक सामूहिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। मिस फॉलेट ने बहुलवाद का महत्व बताते हुए कुछ लिखा है कि यह राज्य की सर्वोच्चता और सर्वोपरिता पर प्रहार करता है। निश्चित रूप से अगर मनुष्य को राज्य की निरंकुशता से बचाना है तो उसकी सर्वोच्चता और उसकी सर्वोपरिता पर प्रहार किया जाना जरूरी है। समाज में संघों और समूहों की मान्यता है, उसको महत्व दिया है बहुलवाद ने। ये निश्चित रूप से हम देखें कि जो संघ बहुत ही जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है मनुष्य के जीवन में, कई बार उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है, लेकिन बहुलवाद ने उनको वो स्थान दिया है।
एक तरीके से स्थानीय जीवन यानी कि आपकी जो विकेंद्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है कि सत्ता केंद्रित नहीं रखकर वो नीचे के लेवल तक उसको पेनिट्रेट किया जाता है। वो कहीं ना कहीं बहुलवाद की एक बहुत बड़ी उसको जीत के रूप में हम देख सकते हैं। यह एक लोकतांत्रिक विचारधारा है और राज्य की सत्ता पर उचित प्रतिबंध है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है और राज्य की जो निरंकुश सत्ता है उसका यह विरोध करता है। यह व्यक्ति संघ और राज्य के बीच में एक उचित सामंजस्य स्थापित करता है और उसके लिए इसने प्रयास भी किया है। संघीय व्यवस्था का समर्थन करता है और चूँकि लास्की लिखते हैं कि समाज संघीय है इसलिए अधिकार सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यानी कि सत्ता को ये चाहता है या प्रभु सत्ता को चाहता है कि सभी संघों में बांट दिया जाए। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की प्रभु सत्ता के सिद्धांत का त्याग किया गया और न ही इसका त्याग किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जॉर्ज सेबेन लिखते हैं कि मैं यथासंभव एकत्ववादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, जब आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। इसको हम अगर उसका निष्कर्ष देखें तो बहुलवाद ने एक प्रतिक्रिया दी एकत्ववादी मोनिस्टिक थ्योरी के खिलाफ। और आज हम जिस रूप में देखें कि जिस रूप में ऑस्टिन ने मोनिस्टिक थ्योरी दी थी, एकलवाद का सिद्धांत दिया है, आज हमको वैसी प्रभु सत्ता का आभास कहीं नहीं होता है। और आज समुदायों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो हम ये कह दें कि नहीं बहुलवाद को सिरे से खारिज कर दें हम, ये नहीं हो सकता। और जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप देखेंगे कि वैश्वीकरण के दौर में प्रभु सत्ता, राज्यों की प्रभु सत्ताएं हैं वो सीमित हुई हैं और उसका स्थान कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेशन ने और एक जो विकास की एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसने उसका स्थान ले लिया है। थैंक यू वेरी मच।